हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे अपना पीपीएससी 101 का यूनिट 8 जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी होता क्या है, कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है ना। डेमोक्रेसी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है पीपीएससी 101 के अंदर। ठीक है, थ्योरेटिकली पॉलिटिकल थ्योरीज का नाम है, जहाँ पे हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पहले यूनिट के अंदर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, और उसके जैसी कुछ मिलती जुलती टर्म के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है भाई, तो हमको समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा पॉलिटिक्स क्या होती है और फिर स्टेट क्या होती है, ये सब भी हमने पढ़ लिया था। एंड देन ये हुआ था हमारा ब्लॉक फर्स्ट के अंदर। ब्लॉक सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, फेमिनिस्ट क्या कहती है, लिबरल, इन सभी आइडियाज के बारे में पढ़ा था। लिबरल आइडिया, फेमिनिस्ट आइडिया, मार्क्सिस्ट आइडिया, एंड देन और क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव। ठीक है, अब हमारा थर्ड ब्लॉक स्टार्ट होता है जहां पर हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है कि डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की हुई, आपको डेमोक्रेसी को समझाएगा, फिर आगे की बात बाद में करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इसमें आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का ये समझेंगे, और दो तरह के डायमेंशन होते हैं किसको, डेमोक्रेसी को देखने के, एक मिनिमलिस्ट, एक सब्सटेंसिव। ठीक है, एंड देन उसके बाद कितने टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है, ये तीन टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और उसके बाद थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। आपको लगेगा इतने सारे टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ये काफ़ी छोटे छोटे से, कोई कम से कम 2-3 लाइन के हैं, वो कि जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, ये 2500 साल पहले आया था पहली बार। ठीक है, मतलब फिफ्थ सेंचुरी बीसी के टाइम पर ये हमको उदय हुआ था इसका। कहाँ पर, ग्रीक सिटी के अंदर। ठीक है, ग्रीक में इसका ओरिजिन होता है, कौन से वर्ड से डिराइव करता है, डेमोक्रेटिया। ठीक है, जो ग्रीक है उसके वर्ड से ड्राइव होता है क्या, डेमोक्रेसी वर्ड। ठीक है, जिसका दो वर्ड से कॉम्बिनेशन, मतलब दो वर्ड से मिलके बना है ये क्या, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, एंड क्रेटस का मतलब क्या होता है, पावर। तो इन दोनों को मिलाकर डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, रूल्स बाय द पीपल, जहां पर लोग खुद रूल करते हैं। ठीक है, देखो जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, ये कब आता है, पहली बार 2500 साल पुराना है, 5th सेंचुरी के अंदर ही हमको ड्राइव होता उदय होता हुआ दिखता है। ठीक है, अब ये जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो कि कौन से वर्ड से बना है, डेमोक्रेटिया। ठीक है, और दो वर्ड से बना है ये, डेमो और क्रेटस। डेमो का मतलब क्या होता है, लोग, क्रेटस मतलब पावर। तो इन दोनों को मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ, रूल बाय द पीपल, जहां पर लोग खुद के ऊपर रूल करते हैं और खुद के लिए करते हैं। ठीक है, जो ये डेमोक्रेसी का आइडिया है ये पहले ग्रीस में आया था। ठीक है, जो ग्रीक का मॉडल था वहां पर डेमोक्रेसी का, वो ऐसा नहीं था जैसे आज के टाइम पर जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पर वुमेन्स को, स्लेव को, जो इमिग्रेंट होते थे, उन सबको इन डेमोक्रेटिक नेचर से देखा जाता था। ठीक है, मतलब उनके पास अधिकार नहीं थे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, ना ही उनके पास राइट टू वोट था, ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें, मतलब उनको पार्टिसिपेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यही सेम सेंस में अगर हम देखें, राइट टू वोट नहीं था, स्लेव्स को भी नहीं था, वुमेन को भी नहीं था। सेम ऐसा ही कुछ ऐसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज है जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, सेम यहाँ पर भी वोट नहीं दी जाती थी। कुछ ही लोगों के पास वोटिंग राइट थी, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, जिनके पास एजुकेशन होगा, वो भी मेंस के पास। ठीक है, वुमेन को भी वुमेन को भी वोट का अधिकार नहीं था। कौन कौन सी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। फ्रांस रेवोल्यूशन होता है 1789 के अंदर, जो कि बात करता है लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की, इन सब की बात करता है। लेकिन अगर हम वुमेन की राइट टू वोट की बात करें ना, वो वहां पर भी नहीं की जाती है। 1944 के अंदर फ्रांस में पहली बार वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था।
ठीक है। तो देख सकते हो आप 1789 में ये लिबर्टी की, इक्वालिटी की इतने बड़े बड़े भारी भारी वर्डों का यूज कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, इनको इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए। वुमेन्स की राइट्स की तो इन्होंने बात ही नहीं की थी कि उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए, है ना। अगर हम ब्रिटेन के अंदर देखें, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स कंट्री बोल रही है, ठीक है, ब्रिटेन की देखें तो ब्रिटेन के अंदर भी वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था। 1928 के अंदर वुमेन को क्या दिला था, यहाँ पर राइट टू वोट दिया गया था। यूएसए के अंदर 1920 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितने टाइम बाद, ये कितने टाइम पहले इंडिपेंडेंट इनको मिल गई थी, कितने टाइम पहले ये आज़ाद हो गए थे, लेकिन राइट टू वोट तो वुमेन्स को बाद में ही मिल रहा है ना। और ये झंडा लेके चल रहा है डेमोक्रेसी का। चलो कोई बात नहीं। और तो और हमारे यूएसए में 1920 में राइट टू वोट दिया गया वुमेन्स को, ठीक है। लेकिन और क्या होता था, यहाँ पर भेदभाव होता था कलर को लेकर। सबको पता है यूएसए के अंदर भेदभाव क्या होता था। अब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो किस को होता था, मतलब किस पर करते थे डिस्क्रिमिनेशन। तो जो अमेरिका के जो गोरे लोग थे, वो जो ब्लैक पीपल्स थे उन पर करते थे, ठीक है। 1965 में यहाँ पर, उससे पहले 1965 से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन मैन और वुमेन्स थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उससे पहले देखो, अफ्रीका में जो लोग रहते थे, पहले जो रहते थे, अब पहले वो बनी हुई थी सबका, यूरोपियन कंट्रीज का रूल था सबके ऊपर, ठीक है, अपनी अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो वो क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर वहाँ पर जाके उनसे काम कराया करते थे। अब कुछ अफ्रीका के जो लोग थे वो वहाँ पर चले जाते हैं, वहीं पर जाके सेटल हो जाते हैं। अब उनके बच्चे तो है नहीं, वो आ रहे हैं दोबारा से अपनी कंट्री के अंदर कि हमारा तो अफ्रीका कंट्री है, हम दोबारा से चले जाएंगे, नहीं, वो जाके सेटल हो गए अमेरिका में। अब जो उनके बच्चे के बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि तुम तो काले हो, तुमको राइट टू वोट नहीं हुआ। तो 1965 में उनको राइट टू वोट दिया गया था, ठीक है। तो वुमेन को काफ़ी लेट, उसके बाद भी इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन मैन और वुमेन को तो दिया ही नहीं था, वो तो उन्होंने 1965 के अंदर दिया था, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें एज कंपेयर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कंट्रीज से, तो इंडिया काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है। इंडिया को जब से आज़ादी मिली है तो तब से ही उसने क्या दिया है, हर एक इंसान को, हर एक अडल्ट को राइट टू वोट दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, पहले इलेक्शन भी हमारे यहाँ पर जब कंडक्ट कराए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर कराए गए थे। जो लास्ट कंट्री है जिसने अब राइट टू वोट अलाउ किया गया है, किसको, वुमेन्स को, ठीक है, वोट देने का अधिकार जो अब दिया है वो है सऊदी अरेबिया। 2015 के अंदर यहाँ पर अधिकार मिलता है किसको, वुमेन को, ठीक है। तो ये हमने देखा, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजी था। कौन कौन से वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। डेमोक्रेटस, डेमो मीन्स पीपल, क्रेटस मतलब पावर, डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय द पीपल होता है। और ग्रीक का मॉडल देखे तो वहाँ पर वुमेन, स्लेव, इमिग्रेंट, इन सबको इन डेमोक्रेटिक स्पिरिट से देखा जाता था। और हमारे कुछ सेम ऐसी कंट्री है जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इसमें आ जाती है, लेकिन वही क्या करती है, वुमेन्स को राइट नहीं देती है, किसका, वोटिंग का, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं देती है। फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, और देख सकते हो आप कब कब उनको राइट टू वोट मिलता है। फ्रांस के अंदर कब मिला था, 1944 के अंदर, ब्रिटेन के अंदर 1928, यूएसए 1920, ठीक है। और अफ्रीकन अमेरिकन को कब मिला था, 1965 के अंदर, ठीक है। और इंडिया जो कि जब से आज़ाद हुआ है तब से ही उसने क्या करा है, हर एक इंसान को राइट टू वोट दिया है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर, क्या आती है कि उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है लिबर्टी और इक्वालिटीज को, मतलब आज़ादी भी देना है और इक्वल भी रखना है सबको। तो इसको बैलेंस करने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर हम कुछ उनकी बात करें, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री मतलब अमेरिकन कंट्रीज की, जैसे लिबरल जो ट्रेडिशन है जहाँ पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं लिबर्टी को, ठीक है। अगर हम कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जो फ्रांस ट्रेडिशन है वो ज़्यादा सुपीरियर मानता है इक्वालिटी को, ठीक है। क्या मानता है, इक्वालिटी को ज़्यादा मानता है लिबर्टी से। वो बोलता है कि इक्वल होना चाहिए, उसके बाद हम लिबर्टी देखेंगे, ठीक है। अब जो लिबर्टी होती है वो दो तरह की होती है, एक नेगेटिव, जहाँ पर हम इंडिविजुअल क्या चाहता है, दूसरों से आज़ादी चाहता है, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वालिटी होती है वो कम होती है,
ठीक है। और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? नेगेटिव लिबर्टी जो होती है वो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल दूसरे लोगों से क्या चाहता है? आज़ादी चाहता है और खुद की राइट्स की बात करता है, ठीक है। और लेकिन हम पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर देखें तो यहाँ पर इक्वालिटी को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव जो लिबर्टी है उसका मतलब क्या है? यहाँ पर फेवर किया जाता है कि स्टेट का रोल कम होना चाहिए, स्टेट जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट कम इंटरवीन करे, और अगर करे भी तो, और हम देखें पॉजिटिव लिबर्टी में, देखो थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं इसको। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसके अंदर? डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर, वो क्या है कि बैलेंस करके चलना किसको? लिबर्टी को और इक्वलिटी को। अगर हम कुछ इंग्लिश ट्रेडिशन को देखें, इंग्लिश लिबरल ट्रेडिशन को, मतलब अमेरिकन कंट्रीज के बारे में बात करें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है किसको? लिबर्टी को। और दूसरी तरफ जो फ्रांस ट्रेडिशन है, जो यूरोपियन कंट्री है, वो किसको मानती है सुपीरियर? वो मानती है इक्वलिटी को। अब लिबर्टी दो तरह की होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव में इंडिविजुअल की राइट्स की बात की जाती है, पॉजिटिव में हम क्या कहते हैं कि राइट चाहिए किसके लिए? इक्वालिटी के लिए, ठीक है। जो नेगेटिव होती है वो क्या कहती है? गवर्नमेंट का कम रोल होना चाहिए। पॉजिटिव जहां पे बोला जाता है कि हाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? कि वो सोसाइटी में इक्वालिटी बनाकर रखे, ठीक है। तो ये सिंपल सा था यहाँ पर। कुछ हम लोगों की सुनते हैं तो अमर्त्य सेन क्या कहती है किसको लेकर? डेमोक्रेसी को लेकर। वो बोलते हैं डेमोक्रेसी के बीच में रिलेशन बताते कि कोई भी एक ऐसी डेमोक्रेसी कंट्री, वहां पर कभी फैमाइन नहीं आएगी। अब फैमाइन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां का जो लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा लोगों को लेकर, और वो कभी भी इग्नोर नहीं करेगा किसकी? लोगों की बेसिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। अगर आज हमारे इंडिया के अंदर भी कहीं भी कोई नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आ जाता है तो हमारी गवर्नमेंट वहां पर जाकर उन लोगों की हेल्प करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेही है ना। तो डेमोक्रेसी में कभी फैमाइन नहीं आ सकते। किसने बोला? अमर्त्य सेन ने बोला। एक प्राइम मिनिस्टर थे किसके? यूके के, चर्चिल, जो कि क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन, डेमोक्रेसी के अंदर रिजर्वेशन की बात करते हैं। बोलते हैं डेमोक्रेसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना ही कोई स्टेट है, ये कंडीशन है किसकी? सोसाइटी की, वे ऑफ लाइफ है क्या? डेमोक्रेसी। बोलते हैं डेमोक्रेसी सोसाइटी जिसके अंदर सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है? जहां पर सिटीजन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर सिटीजन को क्या मिलता है? चांस मिलता है पार्टिसिपेट करना पूरे ओपन और पूरे फ्री फेयर पॉलिटिकल के अंदर, ठीक है। क्या बोला इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई स्टेट है, ये आपकी कंडीशन है किसकी? सोसाइटी की, वे ऑफ लाइफ है। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। और जो डेमोक्रेटिक स्टेट जो होती है वो क्या करती है? सिटीजन को, जो वहाँ के नागरिक है, उनको चांस देती है कि वो पार्टिसिपेट करे पूरे ओपनली और पूरे फेयर तरीके से। मतलब जो वहाँ पे इलेक्शन होंगे वो पूरे फेयर होंगे, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होगा वो पूरा फेयर होगा, ठीक है। अब हमारे डेमोक्रेसी को लेकर कुछ अलग अलग टर्म और कुछ अलग अलग मीनिंग बोला जाता है कि डेमोक्रेसी ये है, क्या है। बोलते हैं रूल ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं वही रूल करते हैं किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। पार्टिसिपेशन होता है उनका, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रिच लोग कम होते हैं सोसाइटी के अंदर, पुअर ज्यादा होते हैं, ठीक है। रूल ऑफ बाय द पीपल, अब रूल किसका हुआ? मेजॉरिटी का, तो क्या बोलते हैं? रूल बाय द पुअर का होता है। सोसाइटी जो होती है वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाता है। ये डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन कौन लेती है? मेजॉरिटी लेती है, ठीक है। यहाँ पर मिनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड देन फुलफिल किया जाता है किसके? जो पब्लिक ऑफिस होती है वो क्या करती है? कंपटीशन करती है पॉपुलर वोट से। मतलब जो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं वहां पर क्या होता है? फुल ऑफ कंपटीशन होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डेमोक्रेसी का मतलब। अब हम पढ़ते हैं दो डायमेंशन किसका? डेमोक्रेसी का। एक प्रोसीजर जिसको मिनिमलिस्ट बोलते हैं, एक सब्सटेंसिव जिसको हम मैक्सिमलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को समझने के लिए दो डिफरेंट व्यूज का यूज किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नाम होंगे। अब इन दोनों को पढ़ते हैं। प्रोसीजर जो मिनिमलिस्ट होता है, मतलब इसका जो डायमेंशन होता है वो थोड़ा छोटा सा होता है। ये
क्या करते हैं, ये हमेशा डेमोक्रेसी को अटेन करने के लिए हमेशा क्या सोचते हैं, ये समझते हैं डेमोक्रेसी को कि यहाँ पर कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शन में, इलेक्शन कराने हैं किसके बेसिस पर, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, और लोग पार्टिसिपेट करें और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। ठीक है, तो मेनली इनका पर्पस यही होता है कि हमको इलेक्शन कराने का है और अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कराने का, सभी लोग क्या करें इसमें पार्टिसिपेट करें और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। इनका सपना यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स है 1942 के अंदर, कैपिटलिस्ट सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जोसेफ ने लिखी थी। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन होता है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होती है, इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल एक्वायर करता है पावर डिसाइड करने की। ठीक है, कि उसको किसको वोट देना है किसको नहीं देना, जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच, मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक है, वहां पर वो डिसाइड करता है, उसके पास पावर है ना, राइट टू वोट है, वो क्या कर सकता है, वोट देके किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है। और उसके बाद और सिमिलर व्यू है दूसरे का, हंटिंगटन का। वो क्या बोलता है कि जो सेंट्रल प्रोसीजर होता है किसका, डेमोक्रेसी का, वो होता है कि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होता है, जो लोग होते हैं वह फिर वो क्या करते हैं, वो जीतते हैं, लीडर क्या होते हैं इलेक्शन के थ्रू जीतते हैं और फिर वो लोगों के ऊपर क्या करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, तो इनका यही पर्सपेक्टिव था इसको देखने का, ये मिनिमलिस्ट व्यू होता है जहाँ पर सिर्फ हम इलेक्शन पर ही ध्यान देते हैं कि हमको ओपन और फेयर इलेक्शन कराने हैं। ठीक है, इनका फोकस नहीं होता लिबर्टी को लेकर, फ्रीडम को लेकर कि हमको अटेंड करना है, इक्वलिटी लेकर आना है सोसाइटी में, लिबर्टी लेकर आना है, लोगों को कैसे आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि कैसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है, बस इनका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक ही सपना स्टार्ट होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। इलेक्शन के बाद नहीं देखते कि क्या करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ किसके लिए काम करती है, अलाइट वर्ग के लिए काम करती है, जो अमीर होते हैं ना लोग, उन्हीं के लिए काम करती है, जिनके पास पावर होती है। ठीक है, जो उनके पास पैसा होता है। ठीक है, और ये सेम ऐसी गवर्नमेंट हमने अर्जेंटीना और ब्राज़ील में एग्जिस्ट करती थी आज के टाइम पे नहीं, 1980 से लेके 1990s पर। ठीक है, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल एशिया की, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि आज के कुछ गवर्नमेंट हमको सेंट्रल एशिया में भी दिखती है, ऐसी कंट्रीज हमको दिखती है, कौन सी, यही मिनिमलिस्ट वाली। ठीक है, जिनका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जो था वो डेमोक्रेसी का यही होता है कि कैसे सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में पावर होती है, इलेक्शन करा दिए जाते हैं टाइम टू टाइम और बोलते हैं कि हाँ हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी का झंडा लिए घूमते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं सब्सटेंसिव मैक्सिमलिस्ट की, कैसे हम डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग किसके अंदर, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के अंदर। ये फोकस करते हैं कि कैसे हम सोशल इक्वलिटी बना सकते हैं किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, जो वुमेन पुअर, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे इनको अधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, इनकी सबकी बात करते हैं तो इक्वलिटी की, राइट की, कैसे हम जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर लेके आ सकते हैं। मतलब वो सिर्फ इलेक्शन तक खत्म हो रहा था, ये इलेक्शन से आगे की बात करता है कि अगर गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी तो वो क्या काम करेगी। डेमोक्रेसी सिर्फ आपकी इलेक्शन तक नहीं होती है, उसके बाद भी तो होती है ना। तो ये सब्सटेंसिव जो आगे तक का सोचता है। ठीक है, और काफ़ी हमारे इसको सपोर्ट करने वाले काफ़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जैसे कि जॉन्स लॉक, जॉन्स जैकस, रोसो, ठीक है, इमानुएल कांत और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो कि किसको, इस व्यू को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, कितने टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर लोग खुद आकर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई कानून बनाना है तो सभी लोग आएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, और सोचो तो सही कितना इम्पॉसिबल सा लगता है कि आज के टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो हर एक 18 से ऊपर का हर एक इंसान क्या करता, वो जाता और मीटिंग में जाके बैठता और सभी की सुनी जाती। पॉसिबल है, सोचने की बात है। जो छोटी सी कंट्री होगी, जो स्टेट की जितनी होगी वहीं पर पॉसिबल होगा ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पर लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिटीजन होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, जितने भी अडल्ट सिटीजन होते हैं 18 से ऊपर के, वो क्या करते हैं, वो पार्ट होते हैं किसका, कोई भी डिसीजन लेने का। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो उनसे क्या करा जाता है, उनका व्यू ऑफ पॉइंट भी माना जाता है, वो डिस्कशन करते हैं और वही सभी लोग जितने भी अडल्ट होते हैं
वही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीक सिटी के टाइम पर था, पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे थी, ग्रीक सिटी के अंदर। छोटी कंट्री थी तो चल गया, हमारे इंडिया के अंदर तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, है ना, तो पहले था ये सिस्टम, आज नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पर लोग ही क्या बनाते हैं, लोग बनाते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पर क्या करा जाता है, जो सिटीजन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। और प्लेबिसाइड कंडक्ट की जाती है। प्लेबिसाइड मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, तो सभी सिटीजन से पूछा जाएगा हाँ या ना। जैसे कोई भी कानून बना रहे हैं तो सभी लोगों से पूछेंगे, सोचने वाली बात है कि सभी लोगों से, है ना। तो प्लेबिसाइड हमारे यहाँ पर कंडक्ट की गई थी, हाँ की गई थी। देखो जब हमारे इंडिया आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे काफी स्टेट थी जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाह रही थी। वो बोल रही थी हमको अपना अलग चाहिए, हमको अपना अलग कंट्री बनाने का है, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ के अंदर प्लेबिसाइड कंडक्ट की गई थी। वहां पर हर एक इंसान से पूछा गया था कि आपको भारत का अंदर जुड़ना है या उससे अलग रहना है। तो हमको अप्रूवल ज्यादा मिला तो वो सब क्या हो गए, साथ मिल गए, ठीक है। तो प्लेबिसाइड वहां पर सभी लोगों से पूछा जाता है हाँ या ना, ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर अप्रूव ज्यादा किया जाएगा तो फिर उसको बना दिया जाता है, ठीक है। तो प्लेबिसाइड समझ में आ गया। आगे चलते हैं तो ये बड़ी बड़ी एरियाज में जहां पर बड़ी बड़ी कंट्री है, जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, ठीक है, इंडिया, इन सभी कंट्री में पॉसिबल है नहीं है। सभी लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं। चलो एक टाइम के लिए इलेक्शन सोच लिया, एक दिन के लिए सभी चले जाएंगे, एक दिन के लिए सब चले जाएंगे इलेक्शन में, ठीक है, ठीक है, इलेक्शन तो हो गए। लेकिन हर एक कानून के लिए सब जाके मीटिंग में जाके बैठ रहे हैं, और तो कुछ काम बचेगा ही नहीं लोगों के पास, है ना। रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, सिर्फ वो तो लोहे बनाते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारा एक नया मॉडल तैयार होके आता है, डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये पहली बार कहाँ पे आता है, नॉर्थर्न यूरोप के अंदर आता है 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। मतलब यहाँ पर लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड होती है और पार्टिसिपेट नहीं करते कौन, पॉलिसी मेकिंग में। जो हमारे आज के टाइम पे जो कानून बनते हैं, जो वो गवर्नमेंट बनाती है ना हमारी, हम कौन से कानून बनाने के लिए जा रहे लोकसभा में बैठ रहे हैं, है ना। पीपल यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, जो उन्होंने चुना है, जो उनका लीडर होगा, जो उनका मिनिस्टर होगा, वही आगे जाके उनके लिए क्या बनाएगा, कुछ पॉलिसीज, लॉ वगैरह बनाएगा, ठीक है। और जो ये इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी होती है, इसके अंदर दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, प्रेसिडेंट, एक पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट आपको पता होगा यूएसए वाली, पार्लियामेंट जो कि कौन सी वाली, हमारी वाली, ठीक है, हमारी वाली डेमोक्रेसी कंट्री। तो ये दो तरह की है। अगर हम देखी जाए तो आज के टाइम पर पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है वो और बढ़ रही है वर्ल्ड में, और जो प्रेसिडेंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ रही है, पार्लियामेंट की, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे कि इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे के टॉपिक हम कहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था कि क्या था डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एंड देन फिर उसके बाद हमने व्यू देखा कि जो मिनिमलिस्ट होता है वो देखता है कि कैसे इलेक्शन कराने हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाता है उनका व्यू, है ना, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं। एंड देन उसके बाद हमने मैक्सिमलिस्ट सब्सटेंसिव की बात की, जहाँ पर हम इक्वलिटी, लिबर्टी, जो नीचे दबके के लोग होते हैं उनको कैसे इक्वल किया जा सकता है, उनको कैसे जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, इन सब की बात करते हैं। और 2 टाइप की डेमोक्रेसी देखी। तो थोड़ा सा छोटा सा ये सेशन था जिसके अंदर हमने अपना ये यूनिट हाफ कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।